नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवी और मैं इंदिरा आईवीएफ के नोएडा सेंटर में एज अ सेंटर हेड कार्यरत हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है इनफर्टिलिटी के क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है हमारे पास। पहले तो हम ये समझेंगे कि इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं। जो कपल 6 महीने से 1 साल से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब वे कपल जो आज तक कभी कंसीव नहीं कर पाए हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब वे कपल जो एक बार कंसीव कर चुके हैं लेकिन दूसरे बार कंसीव होने में दिक्कत हो रही है। अब हम समझेंगे कि इनफर्टिलिटी के क्या-क्या कारण होते हैं। इनफर्टिलिटी के कारण पुरुषों में भी हो सकते हैं, महिलाओं में हो सकते हैं या दोनों में हो सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि महिलाओं में क्या-क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। इनफर्टिलिटी किसी भी कारण से हो सकती है महिलाओं में, जैसे कि ट्यूब में दिक्कत है या फिर बच्चेदानी में दिक्कत है या फिर आपके अंडाशय जिसको हम ओवरी कहते हैं वहाँ दिक्कत है। तो ट्यूब्स में क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? ट्यूब्स आपके बंद हो सकते हैं या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से उसमें पानी भर गया है जिसको हम हाइड्रोसल्फिंक्स कहते हैं, जहां हमें ट्यूब को फिर बंद करना पड़ता है एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। इसके अलावा बच्चेदानी में क्या क्या कारण हो सकते हैं। बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं या जिनको हम रसौली बोलते हैं, या फिर बच्चेदानी के आकार में दिक्कत हो सकती है, वो छोटा हो सकता है, आर्क्वेट यूट्रस हो सकता है या फिर यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हो सकता है, या फिर जो बच्चेदानी की लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी सही विड्थ नहीं है। मतलब जो बच्चेदानी की लाइनिंग है उसकी जो साइज़ है वो 7 mm से ऊपर होनी चाहिए, वो उतनी नहीं है, जिसके वजह से बच्चा नहीं लग पा रहा है। तीसरा कारण है ओवरी या फिर अंडाशय में दिक्कत हो सकती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी, जहाँ पे बहुत सारे अंडे बन रहे होते हैं लेकिन कोई एक अंडा साइज में बढ़ के फूटता नहीं है, जिसके वजह से नॉर्मल पीरियड्स भी नहीं आते हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं लग पाती है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है आपकी बॉडी में, या फिर ओवरी में कोई सिस्ट है, गांठ है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जिसके वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं लग पाने के। अब हम देखेंगे कि पुरुषों में क्या दिक्कत हो सकती है। पुरुषों की जो सीमेन है उसकी जांच होती है, उसमें कभी-कभी स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, ये नील हो सकता है, या फिर जो स्पर्म की गतिशीलता है, ये गुणवत्ता वाले स्पर्म्स अच्छे नहीं मिलते हैं हमें। ये दिक्कतें आपके सीमेन में हो सकती है। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से अंदर स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं आपके। तीसरा कारण ये हो सकता है कि अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं बट वो रास्ता जहाँ से उसे बाहर आना है वहाँ रुकावट है, जिसके वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आते और नील स्पर्म की संख्या आती है। तो ये हमने देखा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं पुरुषों एवं महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं लग पाने के या इनफर्टिलिटी के, ये क्या कारण हैं। अब हम देखेंगे कि इसके लिए क्या जांचें उपलब्ध हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। जब भी हमारे पास कोई दंपति आता है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लेके, तो हम उनको कुछ बेसलाइन जांचें कहते हैं करने के लिए। जैसे पुरुषों में सीमेन एनालिसिस होता है जिसमें शुक्राणु की जांच होती है कि उसकी मोटिलिटी कैसी है, मोर्फोलॉजी कैसी है, वाइबिलिटी कैसे हैं स्पर्म्स के, या फिर सीमेन की काउंट कितनी है। इसके अलावा महिलाओं में भी जांचें होती हैं। महिलाओं में हम कुछ ब्लड टेस्ट करके हार्मोनल जांच करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम देखते हैं कि बच्चेदानी की क्या स्थिति है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कैसी है, या फिर दोनों साइड पे अंडे कितने बन रहे हैं, जिसको हम इंटर फॉलिकुलर काउंट कहते हैं। इसके अलावा भी महिलाओं में ट्यूब की जांच होती है जिसको हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी या फिर HSG कहते हैं। इसमें बेसिकली हम
डाई को पुश करते हैं वजाइना के थ्रू और एक्सरे द्वारा देखते हैं कि क्या ये डाई स्पिल हो रहा है कि नहीं दोनों साइड पे, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं। जब दोनों ही महिला एवं पुरुष की सारी जांचें हो जाती हैं, उनके जांचों के अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट बताते हैं कि क्या दिक्कत है और कैसे आगे चलना चाहिए हमें। अगर कोई भी दंपत्ति कम उम्र का है और हमें टेस्ट में सच कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, तो हम जनरली मेडिसिन से बोलते हैं पहले ट्राई करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन या फिर टाइमली इंटरकोर्स। उसमें हम दवाइयाँ देंगे महिला को खाने के लिए, अंडे की साइज बढ़ाएंगे, टाइमली उसको रप्चर करेंगे और हम बताएंगे किस टाइम पे इंटरकोर्स करना रहता है। इसके बाद की जो विधि है वो है IUI की। IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें भी हम महिला को अंडे या इंजेक्शन द्वारा एग की साइज बढ़ाएंगे आपकी, उसके बाद उसको टाइमली रप्चर करेंगे, उसके बाद जो हस्बैंड की सीमन सैंपल है उसको वॉश करके कैथेटर में लोड किया जाता है और बच्चेदानी के मुंह द्वारा उसको अंदर डाल दिया जाता है ताकि स्पर्म अंडे से इजीली मिल सके और उसका रास्ता कम हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट और सबसे एडवांस टेक्निक है वो है IVF की। IVF में हम महिलाओं को कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जो माहवारी के दूसरे दिन से स्टार्ट होती है। 10 से 12 इंजेक्शन्स लगेंगे। उसके बाद जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो बेहोशी में उन एग्स को बाहर निकाला जाता है। स्पर्म के साथ उनको ICSI प्रोसीजर द्वारा लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। उसके बाद जो उनमें से सबसे अच्छा भ्रूण है, जो 5वें दिन का भ्रूण होता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसको हम बच्चेदानी में प्रत्यारोपित करते हैं। IVF का सक्सेस रेट अच्छा रहता है और ये सबसे आधुनिक टेक्निक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।